नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हथियार की जो दिखता नहीं, धमाका नहीं करता, लेकिन किसी देश की धमनियों यानी उसके पावर ग्रिड को एक तरह से रोक सकता है। ये है ग्रेफाइट या जिसे ब्लैकआउट हथियार भी कहते हैं। हाँ, नमस्कार। ये बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक छुपा हुआ खतरा है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उनके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक आखिर है क्या, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई पारंपरिक बम बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई धमाका नहीं होता। कोई धमाका नहीं? नहीं। सोचिए, हवा में फैलाए गए कार्बन या ग्रेफाइट के बेहद महीन रेशे, इतने महीन की दिखे भी ना शायद, और ये बिजली के सुचालक होते हैं, मतलब कंडक्टर। अच्छा, बिजली के सुचालक रेशे। हाँ, और इसकी जो खासियत है वो ये कि ये रेशे जाकर पावर सब स्टेशनों पर, ट्रांसफार्मरों पर, हाई टेंशन लाइनों पर एक परत की तरह जम जाते हैं, चिपक जाते हैं। हाँ, चिपक जाते हैं, और नतीजा शॉर्ट सर्किट। ओह, तो मतलब बिना किसी धमाके या आग के सीधे शॉर्ट सर्किट और बिजली ठप। बिल्कुल। बड़े बड़े इलाकों में पावर कट हो जाता है। अमेरिका ने, जैसा आपने कहा, इसे इस्तेमाल भी किया है 1991 के खाड़ी युद्ध में और फिर 1999 में कोसोवो में। दुश्मन के संचार और कमांड सिस्टम को ठप करने के लिए, अस्थायी तौर पर ही सही। एग्जैक्टली, अस्थायी ब्लैकआउट के लिए। ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन हमारे सूत्रों में चीन के संस्करण का भी जिक्र है। वो कुछ अलग है क्या? हाँ, देखिए, रिपोर्टों के अनुसार चीन का जो संस्करण है वो शायद कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो सकता है। किस तरह से? एक तो कहा जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक हो सकती है। 290 किलोमीटर? ये तो काफी दूर तक मार कर सकता है। हाँ, और इसमें जो कार्बन फिलामेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो शायद ज्यादा उच्च घनत्व वाले हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि शायद ये ईएमपी जैसा असर भी पैदा कर सकता है। ईएमपी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स? वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर देता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिर्फ पावर लाइनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंप्यूटर, संचार उपकरण, उन सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा लगता है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बिना कोई पारंपरिक युद्ध छेड़े चुपके से किसी देश की अर्थव्यवस्था और मिलिट्री कमांड पर सीधा हमला किया जा सके। ये तो वाकई 290 किलोमीटर रेंज और साथ में ईएमपी क्षमता, ये तो बहुत चिंताजनक लगता है। इस लिहाज से देखें तो भारत की कौन सी कमजोरियां हैं जो सामने आती हैं? हाँ, अगर हम इसे भारत के संदर्भ में देखें तो कई पहलू हैं जो हमें थोड़ा वल्नरेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ पावर ग्रिड बहुत सघन है, डेंस है, और उन पर लोड भी बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ आबादी भी बहुत है। बिल्कुल। तो इन्हें निशाना बनाना शायद ज्यादा असरदार हो सकता है दुश्मन के लिए। दूसरा, हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जैसे हवाई अड्डे, पोर्ट्स। हाँ, हवाई अड्डे, बंदरगाह, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स, कमांड सेंटर्स, ये सब पूरी तरह बिजली पर निर्भर हैं। इनमें अगर कोई बाधा आती है तो उसका असर सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमी पर पड़ेगा। तीसरा, जो सीमा के पास के इलाके हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र या पंजाब, जहां महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं, और वो इस तरह के हथियार की रेंज में भी आ सकते हैं अगर रेंज वाकई 290 किलोमीटर है। और चौथा पॉइंट? और चौथा, जिसका असर शायद सबसे ज्यादा महसूस होगा, वो है आम नागरिकों पर। आप सोचिए, 24 से 48 घंटे या उससे भी लंबा ब्लैकआउट हो जाए। हाँ, बैंकिंग ठप, एटीएम बंद, मोबाइल नेटवर्क शायद काम ना करें। बिल्कुल। अस्पतालों में दिक्कतें, पीने के पानी की सप्लाई बाधित हो सकती है। इससे एक अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन सकता है। ये भी एक तरह का असर है। इसका कोई ठोस उदाहरण सोचे। मान लीजिए अगर चंडीगढ़ के पास या फिर वो जो संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ ऐसा कोई हमला हो जाए। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। ऐसा हमला बिना एक भी गोली चलाए उस इलाके में हमारी सेना के मूवमेंट, उनकी सप्लाई चेन और सबसे जरूरी उनके रडार जैसे निगरानी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। मतलब तैनाती और जवाब देने की क्षमता पर सीधा असर। हाँ, ये पारंपरिक युद्ध के बिना ही एक तरह की रणनीतिक बढ़त हासिल करने का तरीका बन सकता है। ये खतरे तो वाकई गंभीर लग रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भारत इसके जवाब में क्या कर रहा है? क्या हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ, देखिए, भारत कई लेवल पर काम कर रहा है। हालांकि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। अच्छा, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहला कदम है ग्रिड हार्डनिंग, मतलब पावर ग्रिड को मजबूत बनाना। इसमें हमारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी पीजीसीआईएल, जो देश का पावर ग्रिड संभालती है, हाँ, पीजीसीआईएल, और डीआरडीओ, हमारा रक्षा अनुसंधान संगठन, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।
कोशिश ये है कि ट्रांसफॉर्मरों को शील्ड किया जाए, उनको बचाया जाए। शील्डिंग मतलब किसी खास मटेरियल से। हाँ, ताकि भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर कम हो। साथ ही स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। स्मार्ट ग्रिड वो कैसे मदद करेगा? स्मार्ट ग्रिड का मतलब है कि अगर ग्रिड के किसी एक हिस्से में प्रॉब्लम आती है तो उसे बाकी ग्रिड से आइसोलेट किया जा सके, अलग किया जा सके, ताकि पूरा ग्रिड फेल ना हो। और EMP रेजिस्टेंस सर्किट ब्रेकर भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हुआ ग्रिड को बचाने का तरीका। और क्या है? दूसरा है निगरानी और पूर्व चेतावनी। मतलब हमला होने से पहले पता चल जाए या हमला होते ही पता चल जाए। इसके लिए सीमा के पास रोहिणी रडार और स्वापी वेपन लोकेटिंग सिस्टम जैसे उपकरण तैनात हैं। ये मिसाइल या रॉकेट लॉन्च का पता लगा सकते हैं? हाँ, ये किसी भी तरह के संदिग्ध हवाई प्रक्षेपण पर नजर रखते हैं। हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड IADC है, वो भी इसी काम में लगा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा है बैकअप पावर सिस्टम्स। जो भी हमारे महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक ठिकाने हैं, वहां अब वैकल्पिक व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं, जैसे डीजल या गैस जनरेटर, बड़े बड़े बैटरी बैंक्स और सुरक्षित अंडरग्राउंड केबलिंग, ताकि मेन ग्रिड फेल हो भी जाए तो काम ना रुके। बिल्कुल, कम से कम कुछ घंटों या दिनों के लिए काम चलता रहे। चौथा मोर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, यानी R&D का। इसमें DRDO का रोल होगा। हाँ, DRDO कथित तौर पर EMP और ये जो ग्रेफाइट फैलाने वाले मैकेनिज्म्स हैं, उनका अध्ययन कर रहा है। मकसद है इस तकनीक को समझना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना और शायद भविष्य में अपनी खुद की जवाबी क्षमता भी विकसित करना। यानी हम भी ऐसा हथियार बनाने की सोच सकते हैं। हो सकता है, ये एक रणनीतिक विकल्प हो सकता है भविष्य में। और पांचवा जो बहुत जरूरी है, वो है हमारी रणनीतिक सोच में बदलाव। मतलब हमारी मिलिट्री प्लानिंग में। हाँ, भारत की जो डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA है और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC, वो अब अपने वॉर गेमिंग अभ्यासों में, मतलब जो वो युद्ध की तैयारी के सिमुलेशन करते हैं, उनमें साइबर हमले, स्पेस से होने वाले खतरे और इस तरह के ब्लैकआउट हमलों के सिनेरियो को नियमित रूप से शामिल कर रहे हैं, ताकि हमारी सेना इसके लिए तैयार रहे। सही। तो ये सब सुनकर लगता है कि तैयारी तो हो रही है कई स्तरों पर, लेकिन क्या ये काफी है, खासकर आम नागरिक क्षेत्रों के लिए, जहां शायद बैकअप उतना मजबूत ना हो? यहीं पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। देखिए, जहां तक हमारे क्रिटिकल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ठिकानों की बात है, वहां सुरक्षा और बिजली बहाली की क्षमता निश्चित रूप से काफी सुधरी है। वहां शायद रिकवरी तेजी से हो भी जाए। लेकिन आम नागरिक क्षेत्र, खासकर पंजाब, पश्चिम बंगाल या दिल्ली NCR जैसे जो घनी आबादी वाले पावर कॉरिडोर हैं, हाँ, जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, और वहां अगर कोई बड़ा हमला होता है तो बिजली पूरी तरह से बहाल करने में 6 से 12 घंटे या शायद उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। ये एक बड़ी चुनौती है। और जहाँ तक खुद ऐसे हथियार बनाने की बात है, मतलब ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, उसमें हम कहाँ हैं? देखिए, जो उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार इस मामले में, यानी आक्रामक ग्रेफाइट क्षमता विकसित करने में, भारत अभी शायद पीछे है। फोकस अभी बचाव पर ज्यादा है। समझ गए। तो संक्षेप में कहें तो ग्रेफाइट हथियार एक गंभीर खतरा है जो दिखता नहीं पर नुकसान बहुत बड़ा कर सकता है। पारंपरिक हथियारों जैसा विनाश किए बिना भी देश को एक तरह से घुटनों पर ला सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भारत इससे बचाव के लिए कदम उठा रहा है, अपनी सुरक्षा और प्रतिक्रिया क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पर ये एक निरंतर चलने वाली चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की इस चर्चा से एक सवाल जरूर उभरता है जिस पर शायद सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि क्या भविष्य के जो संघर्ष होंगे उनमें इस तरह के गैर घातक, मतलब नॉन लीथल, लेकिन व्यवस्था को पंगु बना देने वाले हथियार पारंपरिक बमों और मिसाइलों की तुलना में ज्यादा प्रभावी या ज्यादा स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि युद्ध का स्वरूप कैसे बदल रहा है। हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है। क्या भारत अपनी अगली बड़ी औद्योगिक छलांग के लिए तैयार है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक काफी कड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी ये कि भारत को पेट्रोकेमिकल उत्पादन में मतलब बहुत तेजी लानी होगी। वरना क्या? मतलब चीन से पिछड़ने का खतरा है। बिल्कुल, और ये पिछड़ना शायद हमेशा के लिए हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पेट्रोकेमिकल्स आखिर है क्या भला।
हाँ, और ये क्यों, मतलब पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन से भी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं भविष्य में? और सबसे अहम सवाल, चीन के मुकाबले भारत आज कहाँ खड़ा है? सही। हमारे पास जो जानकारी है, चलिए उसके आधार पर देखते हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य इससे कैसे जुड़ा है। इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये पेट्रोकेमिकल्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो खास केमिकल्स हैं जो हमें कच्चे तेल और नेचुरल गैस से मिलते हैं। मतलब क्रूड ऑयल और गैस से। हाँ, और इनसे बनता क्या क्या है वो सोचिए। अपने आसपास नजर दौड़ाएं, प्लास्टिक की हर चीज। प्लास्टिक तो हर जगह है। बिल्कुल। फिर सिंथेटिक रबर जो टायरों वगैरह में लगता है, खाद यानी फर्टिलाइजर, दवाइयाँ, हमारे कपड़े भी, मतलब सिंथेटिक कपड़े। हाँ, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स, लिस्ट बहुत लंबी है। तो असल बात ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, हाँ, तो शायद 20 साल में पेट्रोल डीजल की जरूरत मतलब उतनी न रहे। बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन पेट्रोकेमिकल से बनी हजारों चीजें ये तो इस्तेमाल होती रहेंगी। यही सबसे दिलचस्प बात है। और इसीलिए अब दुनिया भर की जो बड़ी तेल कंपनियां हैं और देश भी, वो अब सिर्फ तेल को रिफाइन करके ईंधन बनाने पर फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका जोर अब इस बात पर है कि कैसे उसी कच्चे तेल से ये ज्यादा कीमती केमिकल्स बनाए जाएं। तो ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है। शुरू में कहा चीन हमसे बहुत आगे है। पिछले 10 साल में ही चीन ने अपनी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसका एक बड़ा हिस्सा, मतलब 50% से भी ज्यादा पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए तैयार कर लिया है। 50%? और भारत, हम कहाँ हैं? हम अभी भी करीब 20% के आसपास ही हैं। अपनी रिफाइनिंग क्षमता का सिर्फ 5वां हिस्सा ही पेट्रोकेमिकल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बड़ा गैप है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दिखाता है कि चीन भविष्य के उद्योगों पर मतलब कब्जा करने के लिए कितना सोचा समझा प्लान लेकर चल रहा है। और इसका नतीजा क्या होगा अगर वो इतना ज्यादा बना रहे हैं? नतीजा ये कि एक अनुमान है कि 2026 तक पूरे एशिया में जितनी भी नई केमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ेगी उसका 60% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन का होगा। 60% अकेले चीन का? जी, इसका सीधा मतलब है सस्ता चीनी केमिकल, सस्ता चीनी प्लास्टिक, सस्ता माल वो भारतीय बाजार में और दुनिया के बाजारों में और ज्यादा भरेगा। तो हमारे अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत ज्यादा मुश्किल, टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इसी खतरे को देखते हुए रिलायंस ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 में ये आवाज उठाई थी? रिलायंस का लक्ष्य, या यूं कहें कि उनकी सिफारिश है कि भारत भी अपनी रिफाइनिंग क्षमता का कम से कम 50 से 70% हिस्सा पेट्रोकेमिकल्स के लिए इस्तेमाल करे। 50 से 70%, मतलब अभी के 20% से सीधा इतना बड़ा जंप। मुकेश अंबानी का विजन साफ है, उन्होंने कहा भी है, ईंधन से भविष्य के रसायन की ओर। और क्या रिलायंस सिर्फ कह रहा है या कुछ कर भी रहा है इस दिशा में? नहीं, उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है। उनकी जो जामनगर में विशाल रिफाइनरी है, हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी में से एक है शायद। बिल्कुल, उसकी एक बड़े हिस्से को वो अब एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में बदल रहे हैं। और वो एक खास तकनीक में बहुत निवेश कर रहे हैं जिसे कहते हैं क्रूड टू केमिकल्स, यानी C2C। C2C ये क्या है? ये वो तकनीक है जो कच्चे तेल को, मतलब क्रूड ऑयल को, सीधे हाई वैल्यू केमिकल्स में बदल देती है। बीच में जो ईंधन बनाने के कई स्टेप्स होते हैं उनको बाईपास कर देती है। ओ, तो ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका हुआ। हाँ, ज्यादा कुशल भी और ज्यादा फायदेमंद भी, क्योंकि आप सीधे सबसे कीमती चीज बना रहे हैं। समझ गई। लेकिन भारत के लिए, मतलब पूरे देश के लिए इतनी तेजी दिखाना जरूरी क्यों है? देखिए, हमारे जो सबसे जरूरी उद्योग हैं, फार्मा यानी दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पेट्रोकेमिकल्स पर ही तो टिके हैं। सही बात है। और भारत में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। हर साल लगभग 8 से 10% की ग्रोथ है। 8 से 10%? ये तो काफी तेज ग्रोथ है। बहुत तेज। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपनी जरूरत का काफी बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाते हैं, मतलब आयात करते हैं। अच्छा, हम इंपोर्ट पे निर्भर हैं। हाँ, और जो घरेलू उत्पादन है वो बिखरा हुआ है, स्केल उतना बड़ा नहीं है और निवेश की रफ्तार भी धीमी है। तो अगर ये हालात नहीं बदले तो क्या होगा? तो जो हमारे छोटे और मझोले उद्योग हैं, MSMEs, हाँ, उन्हें कच्चा माल महंगा मिलेगा और जो सामान हम बनाकर बाहर भेजते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, वो महंगा हो जाएगा। हाँ, वो दुनिया के बाजार में मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। ये तो गंभीर बात है। तो क्या सरकार इस पर कुछ कर रही है? कुछ ध्यान दिया है? सरकार ने ध्यान तो दिया है,
जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, NIP। हाँ, वो जो देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बड़ी योजना है। बिल्कुल, उसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात शामिल की गई है। मेक इन इंडिया के तहत भी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स हैं। और वो PCIR वाली नीति भी है शायद, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। हाँ, PCIR नीति भी प्रस्तावित है, जिसके तहत राज्यों में खास पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए जोन बनाए जाएंगे। ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या ये काफी है? मतलब चीन जिस स्केल पर काम कर रहा है, एशिया की 60% नई क्षमता, क्या ये योजनाएं उसका मुकाबला कर पाएंगी? यही $1 मिलियन सवाल है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम अच्छे हैं, लेकिन काफी नहीं है। रफ्तार बहुत धीमी है। तो और क्या करने की जरूरत है? हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। जैसे उद्योगों के लिए जो पर्यावरण मंजूरी लेनी होती है, उस प्रक्रिया को बहुत फास्ट करना होगा। हाँ, वो तो हमेशा एक मुद्दा रहता है। बिल्कुल। फिर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल, उसे बड़े पैमाने पर लाना होगा। हमारे बंदरगाह, हमारा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, उसे आधुनिक बनाना होगा ताकि माल आसानी से और जल्दी आ जा सके। और स्किल्ड लोग, R&D। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। इस सेक्टर के लिए कुशल वर्कफोर्स तैयार करनी होगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश करना होगा ताकि हम भी नई टेक्नोलॉजी बना सके, सिर्फ दूसरों पर निर्भर न रहें। तो अंबानी की जो चेतावनी थी, वो सिर्फ एक कंपनी की चिंता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अलार्म बेल है, एक खतरे की घंटी है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, निचोड़ ये है कि भारत एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। वो दौर पीछे छूट रहा है जब अर्थव्यवस्था सिर्फ ईंधन पर चलती थी। हाँ, फॉसिल फ्यूल का जमाना जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, भविष्य अब केमिकल्स का है, नए नए मटेरियल्स का है और टेक्नोलॉजी पर आधारित मैन्युफैक्चरिंग का है। और चीन इस दौड़ में अपनी चाल चल चुका है और बहुत आगे निकल गया है। हाँ, वो बहुत आगे है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस चुनौती का सामना करने के लिए जो जरूरी स्केल चाहिए, जो इनोवेशन चाहिए और जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हाँ, क्या वो हम समय रहते खड़ा कर पाएंगे? या फिर ये इतना महत्वपूर्ण उद्योग भी धीरे धीरे हमारी पकड़ से फिसल जाएगा जी। और चीन के नियंत्रण में चला जाएगा? यही वो बड़ा सवाल है जिस पर देश को, पॉलिसी मेकर्स को, इंडस्ट्री को, सबको मिलकर गंभीरता से सोचना होगा और तेजी से काम करना होगा। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर शायद भारत का अगला औद्योगिक भविष्य टिका। 12 जून 2025, एक बेहद दुखद दिन। एयर इंडिया की उड़ान AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से उड़ी और कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गई। हाँ, एक भयानक हादसा। विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर भी 19 लोग, कुल मिलाकर 260 जानें चली गईं। सिर्फ एक ही इंसान बच पाया। और इस पूरी त्रासदी के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल है, एक रहस्य है। टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजन वो बंद हो गए। जी, ऐसा लगता है जैसे ईंधन की सप्लाई ही काट दी गई हो। तभी वो रैम एयर टरबाइन एक्टिवेट हुआ, जो इमरजेंसी पावर देता है हवा के दबाव से। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? क्या ये पायलट की कोई गलती थी या कोई जानबूझकर किया गया काम? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोइंग के 787 डिजाइन में ही कोई खतरनाक कमी हो? बिल्कुल, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर इस हादसे को, इसके पीछे की अलग अलग थ्योरीज को और एविएशन इंडस्ट्री पर इसके असर को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या था। फ्लाइट AI-171, जैसा आपने बताया, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान था VT-ANB बोइंग का 787-8 मॉडल। दोपहर के करीब 1:38 बजे उसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन एकदम शांत हो गए, बंद पड़ गए। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR है, उससे एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने क्यों काटा? और दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं काटा। और ठीक इसी बातचीत के दौरान CVR में फ्यूल स्विच को रन से कट ऑफ और फिर फौरन लगभग तुरंत ही वापस रन पर लाने की आवाज रिकॉर्ड हुई है। यहीं पर मामला बहुत उलझ जाता है ना। ये स्विच मतलब सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर बदले गए। हाँ, और कई एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि इतनी तेजी से गलती से ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए आपको जानबूझकर, मतलब हाथ से ही करना पड़ेगा। सही बात है।
और ये मामला और भी पेचीदा तब हो जाता है जब हम देखते हैं कि FAA यानी अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिसंबर 2018 में एक बुलेटिन निकाला था। हाँ, उस बुलेटिन में ये चेतावनी दी गई थी कि 787 के फ्यूल स्विच का जो लॉक है वो गलती से या कंपन से खुल सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि वो सिर्फ एक सलाह थी, कोई अनिवार्य नियम नहीं बनाया गया कि इसे ठीक करना ही है। बिल्कुल, और इसी वजह से इस हादसे के फौरन बाद भारत की DGCA और दक्षिण कोरिया ने अपने यहाँ के बोइंग 787 और 737 विमानों में इन स्विच की खास जांच के आदेश दिए। एयर इंडिया ने भी अपने सभी 33 ड्रीम लाइनर्स की जांच की, पर नतीजा ये कि उन्हें स्विच में कोई हार्डवेयर मतलब कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। तो इससे पहली थ्योरी यही बनती है कि ये पायलट का एक्शन था। जी। अब सवाल ये कि गलती से हुआ या जानबूझकर। हाँ, कैप्टन स्टीव शेबनर और मोहन रंगनाथन जैसे एविएशन एक्सपर्ट्स का तो साफ मानना है कि ये स्विच मैनुअली मतलब हाथ से ही बंद किए गए थे। वो कह रहे हैं कि ये गलती से नहीं हो सकता। और यहीं पर बात थोड़ी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि पायलट के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। जी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कैप्टन शायद कुछ निजी परेशानियों से गुजर रहे थे और उनके रिटायरमेंट का समय भी नजदीक था। लेकिन पायलट यूनियनों ने जैसे ICPA और LPA इंडिया, उन्होंने इस पर क्या कहा है? उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि भाई बिना पूरी जांच के किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और ये ठीक नहीं है। हाँ, मतलब ये अटकलें लगाना सही नहीं है, पर क्या सिर्फ निजी दुख या रिटायरमेंट की वजह से कोई ऐसा कदम उठा सकता है? ये सवाल तो उठता है। बिल्कुल, ये सवाल तो है। यूनियन ने फिलहाल यही कह रही है कि जांच पूरी होने दें। दूसरी तरफ एक और थ्योरी है जो सीधे सीधे बोइंग के डिजाइन पर ही सवाल उठा रही है। अच्छा, बोइंग और FAA का क्या कहना है इस पर? उनका तो यही कहना है कि कोई सुरक्षा का जोखिम नहीं है और स्विच के लॉक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा उन्हें डिजाइन किया गया है, मतलब डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आलोचक तो ये कह रहे हैं कि 2018 वाली FAA की सलाह को गंभीरता से लिया ही नहीं गया, क्योंकि वो अनिवार्य नहीं थी, बस एक ऑप्शनल सुझाव था। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। और कुछ इंडस्ट्री के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 737 मैक्स वाले हादसों के बाद जो बोइंग पर दबाव बना, उसके चलते वो अब लागत बचाने के लिए सुरक्षा से समझौता कर रहे हो। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत अहम कड़ी गायब है। वो क्या? कॉकपिट की वीडियो रिकॉर्डिंग। उस विमान में CVR यानी आवाज रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम था, FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी था, पर कॉकपिट के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कोई कैमरा नहीं था। ओह, वीडियो होता तो शायद ये एकदम साफ हो जाता कि स्विच जानबूझकर बंद किए गए या अनजाने में किसी तरह दब गए, जैसे पहले भी कुछ घटनाओं में शक हुआ था, इजिप्टियर वाले मामले में शायद। जी है, बिल्कुल। IAT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कई सुरक्षा विशेषज्ञ सालों से कह रहे हैं कि कॉकपिट में वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इससे जांच में बहुत मदद मिलती है। लेकिन इसका विरोध भी तो होता है। पायलट यूनियन ने इसे शायद प्राइवेसी का मुद्दा मानती है। हाँ, ये वही पुरानी बहस है, सुरक्षा बनाम निजता। पायलट यूनियन ने इसे अपनी निजता का उल्लंघन मानती है और इस हादसे के बाद ये बहस फिर से तेज हो गई है। तो फिलहाल जांच की क्या स्थिति है? भारत की जो AAIB है, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनकी शुरुआती रिपोर्ट में क्या कहा गया है? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट में ज्यादातर सिर्फ तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि स्विच हिले थे, कॉकपिट में कंफ्यूजन था, लेकिन हादसे का अंतिम कारण क्या था ये अभी नहीं बताया गया है। फाइनल रिपोर्ट आने में साल भर भी लग सकता है। और इस बीच बोइंग और एयर इंडिया का क्या रुख है? बोइंग का तो यही कहना है कि नियमों में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। और एयर इंडिया कह रही है कि उन्होंने मेंटेनेंस के सारे नियमों का पालन किया था और वो सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जांच पूरी होने तक धैर्य रखें। इस हादसे का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला लगता है। 737 मैक्स के बाद बोइंग पर पहले से ही काफी दबाव था, अब ये और बढ़ गया होगा। निश्चित रूप से एयरलाइंस भी अब अपने फ्यूल स्विच से जुड़े जो अंदरूनी प्रोटोकॉल हैं उन पर दोबारा विचार कर रही होंगी। और पायलटों की स्क्रीनिंग, उनकी मेंटल हेल्थ जांच, कॉकपिट रिकॉर्डिंग, इन सब पर तो अब दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। बिल्कुल, हो सकता है आने वाले वक्त में हमें एविएशन के नियमों में बदलाव देखने को मिले। शायद हार्डवेयर की ज्यादा ऑडिटिंग हो, कॉकपिट में और ज्यादा पारदर्शिता की मांग उठे। और इन सब तकनीकी और नीतिगत बातों के बीच हमें उस भयंकर मानवीय क्षति को कभी नहीं भूलना चाहिए। 260 लोगों की जान चली गई, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। और इस घटना ने आम लोगों के मन में एविएशन सुरक्षा, खासकर एयर इंडिया को लेकर भरोसे को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है।
हाँ, एयर इंडिया के सीईओ कैम्बल विल्सन ने भी अपने संदेश में यही कहा था कि अभी अटकलबाजी का वक्त नहीं है, बल्कि सहानुभूति दिखाने और सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। तो घूम फिर कर हम उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं, पायलट की चूक थी, जानबूझकर किया गया काम था, या फिर विमान के डिजाइन में ही कोई खतरनाक खामी थी? और इसका जवाब शायद हमें अंतिम रिपोर्ट आने पर ही मिले। पर जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती, एयरलाइंस, रेगुलेटर और खास तौर पर बोइंग के सामने जनता का भरोसा वापस जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हमारे मौजूदा सुरक्षा इंतजाम और विमानों के डिजाइन मानक इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए वाकई पर्याप्त हैं, या फिर हमें हवाई सुरक्षा के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन पे एक बार फिर से और ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है? नमस्कार। आज हम तेलंगाना में हुई एक बहुत ही गंभीर औद्योगिक दुर्घटना पर बात करने वाले हैं। ये 30 जून 2025 की घटना है हैदराबाद के पास पशामिलारम में। वहाँ सिगाची इंडस्ट्रीज की एक फार्मा फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ। हमारे पास जो जानकारी आई है उससे पता चलता है कि उस सुबह क्या हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक लोकल हादसा नहीं है। ये घटना असल में पूरे भारत में जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का हाल है उस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। हमें ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ उसी वक्त हुई कोई लापरवाही थी या फिर पूरे सिस्टम में ही कोई गहरी खामियां हैं। हाँ, तो जो जानकारी है उसके हिसाब से सुबह के करीब 9 बज रहे थे। फैक्ट्री में उस टाइम लगभग 140 कर्मचारी मौजूद थे और तभी वो जो स्प्रे ड्रायर यूनिट होती है उसमें विस्फोट हुआ। अच्छा। और उसके बाद आग इतनी तेजी से फैली कि छत गिर गई, पूरी बिल्डिंग ही ढह गई और हुआ ये कि 40 कर्मचारियों की बहुत दुखद मौत हो गई और 33 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। ये तो बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और कई शवों की हालत इतनी खराब थी कि पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। ये सिर्फ आग नहीं थी, एक पूरी तबाही थी। और जो शुरुआती जांच में बातें सामने आ रही हैं, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। पता चला है कि प्लांट के पास फायर डिपार्टमेंट की जो जरूरी एनओसी होती है वो थी ही नहीं, और इतना ही नहीं, जो बेसिक सेफ्टी सिस्टम होते हैं जैसे हीट सेंसर या फायर अलार्म, वो भी नहीं थे। कमाल है, बिना एनओसी, बिना फायर अलार्म के इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। ये तो सीधी सीधी लापरवाही लगती है। बिल्कुल, और बात यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी वो पुरानी थी और सेफ्टी को लेकर अंदर ही अंदर जो चेतावनियां दी जा रही थी उन्हें भी नजरअंदाज किया जा रहा था। वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। हाँ, और इसी वजह से अब कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी गैर इरादतन हत्या के तहत। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला बनता दिख रहा है। शुरुआती तौर पर तो लग रहा है कि शायद स्प्रे ड्रायर यूनिट में प्रेशर बढ़ गया होगा या ओवरहीटिंग हुई होगी या कोई लीक हुआ होगा, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, इन तकनीकी कारणों के पीछे जो असली जड़ है वो शायद यही लापरवाही और नियमों को ताक पर रखना है। लगता तो बिल्कुल यही है। अब देखिए, ये जो प्लांट है ये सिगाची इंडस्ट्रीज का है। ये एक जानी मानी लिस्टेड फार्मा कंपनी है, दुनिया भर में दवाइयां बेचती हैं। हाँ, सुना है नाम। तो घटना के बाद सरकार ने 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जांच के लिए। कुछ लोकल अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या असली जिम्मेदारी तय होगी, क्या किसी को सजा मिलेगी। भारत में ऐसी औद्योगिक त्रासदियों के बाद न्याय मिलने का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा तो नहीं रहा है। ये बात तो है। मुआवजे की घोषणाएं तो हुई हैं। कंपनी ने कहा है कि हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे। हाँ, 1 करोड़ रुपए कंपनी की तरफ से। और राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। और क्योंकि कई मजदूर बिहार से थे तो बिहार सर है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये पैसा उन परिवारों का दुख कम कर सकता है या जो सिस्टम में कमियां हैं उनको ठीक कर सकता है। देखिए, मुआवजा जो है वो पीड़ित परिवारों के लिए एक तात्कालिक मदद तो है, जरूरी भी है, लेकिन ये सिस्टम में सुधार का या जवाबदेही तय करने का विकल्प तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कोई अकेली घटना नहीं है। आप याद कीजिए 2020 में विशाखापट्टनम गैस लीक हुआ था। हाँ, बिल्कुल, LG पॉलीमर्स वाला। हाँ, वही। या फिर दशकों पहले भोपाल गैस कांड, या गुजरात और दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियों में जो अक्सर आग लगने की खबरें आती रहती हैं। भारत में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का एक दुखद पैटर्न सा बन गया है। अभी 2024 में ही एक सेफ्टी ऑडिट हुआ था,
उसमें पता चला कि देश की 35% से ज्यादा फैक्ट्रियां वो जरूरी फायर सेफ्टी नियमों का पालन ही नहीं करती। 35% से ज्यादा, ये तो बहुत ही डरावना आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि खतरा कितना आम हो चुका है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये एक तरह का नॉर्मल बन गया है। तो फिर इस सिलसिले को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स कई लेवल पर सुधार की बात कर रहे हैं। पहला तो ये कि फायर सेफ्टी एनओसी को सख्ती से लागू किया जाए और सिर्फ देना नहीं, उसका रेगुलर इंस्पेक्शन हो बिना किसी दबाव के। रेगुलर चेक होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, मतलब अगर कोई कर्मचारी अंदर की गड़बड़ी, कोई सेफ्टी की कमी बताना चाहे तो उसे नौकरी जाने या किसी कार्रवाई का डर ना हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे एआई है, आईओटी है, उसका इस्तेमाल किया जाए। सेंसर लगाए जाएं जो लगातार प्रेशर, टेम्परेचर, गैस लीक वगैरह पर नजर रखें और खतरे का अलर्ट पहले ही दे दें। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। हाँ, और सबसे जरूरी बात, जो कानून और नियम पहले से बने हुए हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए, सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर। सही बात है। 40 लोग वो उस सुबह सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे और वो घर वापस नहीं लौटे। ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। अगर इतनी बड़ी त्रासदी, इतने लोगों की जान जाने के बाद भी हमारा जो ये फैक्ट्री सेफ्टी का सिस्टम है वो नहीं जागता, तो फिर सवाल उठता है कि क्या चीज उसे जगाएगी। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत जो औद्योगिक तरक्की कर रहा है उसमें वो अपने कामगारों की सुरक्षा को एक बुनियादी हिस्सा मानेगा, उसे प्राथमिकता देगा, या फिर ये घटना भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद वक्त के साथ भुला दी जाएगी, जैसे पहले भी कई हादसे भुला दिए गए हैं। इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हम कितने गंभीर हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक अहम प्रस्तावित कानून पर। नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। काफी चर्चा में है ये। जी हाँ, और इसके असर सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं बल्कि भारत समेत दुनिया भर में महसूस किए जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो आज हम जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और वहाँ रह रहे भारतीयों पर इसका क्या खास असर पड़ सकता है। हाँ, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि इस बिल में है क्या। मोटे तौर पर इसमें ट्रम्प दौर के जो टैक्स कट थे उन्हें जारी रखने की बात है, और साथ ही कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे मेडिकेड, फूड स्टैम्प्स, उनमें कटौती, आप्रवासन नियमों को और सख्त करना। हाँ, और एक बहुत बड़ी बात जो है वो ये कि अनुमान है कि इससे 2034 तक अमेरिका का जो संघीय घाटा है, मतलब सरकार का कर्ज, वो 3.3 ट्रिलियन और बढ़ सकता है। जी, एक बहुत बड़ी रकम है ये। तो फिर आते हैं मुद्दे पर, भारत और भारतीयों पर असर। पहला पॉइंट जो ध्यान खींचता है वो है रेमिटेंस टैक्स का। हाँ, ये जरूरी है। स्रोतों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से अमेरिका से भारत जो पैसा भेजा जाता है नकद या मनी ऑर्डर से, उस पर 1% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बैंक या कार्ड से जो ट्रांसफर होते हैं उन पर ये टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, ये एक अहम डिटेल है। हाँ, अब ये 1% सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, पर भारत को सालाना करीब $132 बिलियन रेमिटेंस मिलता है। जी, और उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, करीब 28%। तो इस 1% टैक्स से भी भारत को साल का लगभग $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। 500 मिलियन। और अमेरिका में करीब 4.5 मिलियन भारतीय हैं। ग्रीन कार्ड वाले, H1B पर काम करने वाले, छात्र, सब पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात थोड़ी अलग है। क्या मतलब? देखिए, ये 1% टैक्स शायद अपने आप में बहुत ज्यादा न हो, पर ये एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। $500 मिलियन का सीधा नुकसान तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा अहम है शायद पैसे भेजने वालों पर इसका मनोवैज्ञानिक असर। अच्छा, मनोवैज्ञानिक असर। हाँ, और ये एक सिग्नल है कि अमेरिका अपनी नीतियों में शायद बदलाव ला रहा है। इसे हमें अमेरिका के अंदर जो बड़े राजकोषीय बदलाव हो रहे हैं उसके संदर्भ में देखना चाहिए। सरकार खर्च घटाने और आय बढ़ाने के नए तरीके ढूंढ रही है। सही कहा। ये एक व्यापक तस्वीर का हिस्सा लगता है। और इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा मुद्दा है आप्रवासन का। जी बिल्कुल। इस कानून में ऐसा कहा जा रहा है कि नजरबंदी और डिपोर्टेशन यानी देश निकाला, उसके लिए फंडिंग बढ़ाई जाएगी। हाँ,
और अवैध तरीके से सीमा पार करने पर $5,000 तक का जुर्माना भी। $5,000 और साथ ही H-1B वीजा जो कुशल कामगारों के लिए होता है या छात्रों के लिए OPT, शरण या पैरोल, इन सब आवेदनों की फीस भी बढ़ाने की बात है। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि अमेरिका ने लगभग 18,000 ऐसे भारतीयों की पहचान की है जिनके पास वहाँ रहने के लिए शायद पूरे कानूनी दस्तावेज नहीं है। और भारत ने कहा है कि अगर पुष्टि हो जाती है तो वो उन्हें वापस लेने पर सहमत है। हाँ, और एक और बात, वीजा नियमों में ये जो अनिश्चितता बन रही है उसकी वजह से कई भारतीय छात्र वहाँ अपनी पार्ट टाइम नौकरियां भी छोड़ रहे हैं। जी, ये जमीनी हकीकत है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप्रवासन में ये सख्ती अमेरिका की अपनी घरेलू नीति में एक बदलाव दिखाती है और इसका असर भारत अमेरिका रिश्तों पर पड़ सकता है। मुमकिन है कुछ तनाव बढ़े, लेकिन सबसे जरूरी है मानवीय पहलू। मतलब जो छात्र हैं, जो कामगार हैं, जो कानूनी दर्जा पाना चाह रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता बढ़ रही है। हाँ, ये चिंता की बात है। और बात सिर्फ रेमिटेंस या आप्रवासन तक ही नहीं है, इसके वैश्विक और आर्थिक असर भी देखने होंगे। बिल्कुल। जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ये बिल तो घाटा कम करने की सलाह के बिल्कुल उलट है। हाँ, और इससे दुनिया भर में जो आर्थिक सुधार की रफ्तार है वो धीमी पड़ सकती है। और एक और चीज, विज्ञान के लिए जो फंडिंग है, जैसे NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसमें कटौती से अमेरिकी रिसर्च की प्रतिस्पर्धा पर भी असर पड़ सकता है। जी, ये लॉन्ग टर्म असर वाली बात है। और एक और चिंताजनक बात जो सामने आई है वो है टैरिफ का खतरा। ये थोड़ा अलग मामला है पर जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, सीनेटर लिंजी ग्राहम का प्रस्ताव। हाँ, उन्होंने कहा है कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं और उसमें भारत भी शामिल है, उन पर 500% जैसा भारी भरकम टैरिफ लगाया जाए। 500%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और भारत अपने कच्चे तेल का करीब 40-45% रूस से मंगाता है, तो जाहिर है नई दिल्ली के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और विदेश मंत्री जयशंकर ने इस पर बात भी की है। अमेरिकी सांसदों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा का हवाला दिया है। हाँ, और एक ट्रेड रिव्यू एक्ट S 1872 की भी चर्चा चल रही है। तो कुल मिला के ये कई सारे पेचीदा सवाल खड़े करता है। अमेरिका की जो राजकोषीय नीतियां हैं, बढ़ता हुआ घाटा, ये दुनिया भर में महंगाई, ब्याज दरें, करेंसी के उतार चढ़ाव, इन सब पर असर डाल सकती हैं। और वो 500% टैरिफ वाली बात, वो तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक दबाव बन सकता है। इसका सीधा असर अमेरिका भारत के बीच जो व्यापारिक बातचीत चल रही है उस पर भी पड़ सकता है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ देखें तो भारत के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है? ऐसा लगता है कि 1% रेमिटेंस टैक्स शायद एक मध्यम चोट हो, लेकिन आप्रवासन में सख्ती और ये टैरिफ वाले जो प्रावधान है, ये द्विपक्षीय रिश्तों और आर्थिक लेन देन पर कहीं ज्यादा गहरा दबाव डालने का संकेत देते हैं। संतुलन और भू राजनीतिक समीकरणों को बिल्कुल नया रूप दे सकते हैं। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये कानून अमेरिकी संसद के हाउस से पास होता है, आप्रवासन और रेमिटेंस के अंतिम नियम क्या शक्ल लेते हैं, व्यापार वार्ता का क्या होता है और उस 500% टैरिफ वाले प्रस्ताव का भविष्य क्या है। जी, बहुत कुछ है जिस पर नजर रखनी होगी। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो तात्कालिक असर हम देख रहे हैं पैसे पर, वीजा पर, इनके अलावा क्या अमेरिका की ये नीतियां लंबी अवधि में अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के प्रभाव और शायद उनकी प्राथमिकताओं को भी धीरे धीरे बदल सकती है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। नमस्कार।
जो उस नुकसान की भरपाई कर देगा, एक तरह का बीमा। अच्छा, ये तो काम नुकसान भी उतना ही बड़ा और तेजी से होता है। बहुत जल्दी पैसा डूब सकता है। तो फिर जो नमस्कार। 13 दौर की काफी लंबी बातचीत के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA अब बस होने ही वाला है। हाँ बिल्कुल, इसे ऐतिहासिक भी कहा जा रहा है। और इसमें दायरे भी बहुत बड़े हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कपड़े, विस्की और हमारे जो कुशल कामगार हैं उनका आना जाना सब कुछ शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसका असली मतलब क्या है हमारे कारोबारियों के लिए, काम करने वालों के लिए और हम जैसे आम भारतीयों के लिए। चलिए आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये FTA एक बड़ी आर्थिक साझेदारी है। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच जो टैक्स वगैरह लगते हैं यानी टैरिफ, उन्हें कम करना, बाजार को खोलना ताकि सामान, सर्विसेज, पैसा और हाँ हुनरमंद लोग आसानी से आ जा सकें। बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, पर जैसा आपने कहा काफी दौड़ चले। बीच में ब्रिटेन में वो सियासी उथल पुथल हुई तो थोड़ी देर हो गई। वो सरकार बदलने वाला मामला। जी।
पर अब टारगेट ये है कि 2025 के अंत तक इसको फाइनल कर लिया जाए। तो फिर इस समझौते से किसको क्या मिल रहा है? अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो सबसे बड़े फायदे क्या दिख रहे हैं? भारत के लिए तो कई अच्छी बातें हैं। सबसे पहले कपड़ा एक्सपोर्ट, उस पर टैरिफ या तो 0 हो जाएगा या बहुत कम। अच्छा, तो मतलब सूरत, तिरुपुर, लुधियाना, इन शहरों के लिए बड़ी खबर है ये। बहुत बड़ी, उनके लिए एक तरह से बूस्ट होगा। फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, हमारी जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, हाँ, उनका तो नाम आता ही है। उनको तो फायदा होगा ही शुल्क कम होने से। पर एक और चीज है, डेटा सुरक्षा। उसके नियम अगर एक जैसे हो जाते हैं तो बॉर्डर पार जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो काफी आसान हो जाएंगे। अच्छा, ये एक नया पहलू है। और जो कुशल कामगारों की बात हुई, जैसे शेफ, आईटी वाले या नर्सेस, उनके लिए ब्रिटेन जाना आसान होगा? कि कुशल लोगों का आना जाना आसान हो, और जो फार्मा या आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट के नियम भी शायद थोड़े सरल हों। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है जो आपने शुरू में पूछा था, क्या ये फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक रहेगा या जो छोटे कारीगर हैं, मान लीजिए कच्छ में कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहा है जो अक्सर कागजी कार्रवाई में फंस जाता है, सही बात है, क्या उन तक भी आसानी पहुँचेगी? ये देखना होगा। ये वाकई बहुत जरूरी सवाल है। खैर, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ब्रिटेन को क्या मिल रहा है इससे? विस्की तो बहुत चर्चा है। हाँ, ब्रिटेन के लिए स्कॉच विस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होना एक बड़ा मुद्दा है। अभी जो 150% लगती है, 150%? हाँ, वो घटकर, मतलब धीरे धीरे कम होकर शायद 50% तक आ सकती है। 50%? फिर भी काफी है, लेकिन 150 से तो बहुत कम है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा उनकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाली कंपनियां हैं या ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली, उनको भारत का भी इतना बड़ा मार्केट है, उसमें घुसने में आसानी होगी। और जो महंगी गाड़ियां हैं जैसे जैगुआर, रेंज रोवर, उन पर भी टैरिफ कम होने की बात चल रही है। तो ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं लग रही है, तो मतलब लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें भी बदल सकती हैं दोनों तरफ? हाँ, कुछ हद तक तो जरूर। अच्छा, आंकड़ों पर आते हैं। आर्थिक तौर पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? अभी ट्रेड कितना है दोनों देशों के बीच? देखिए, अभी का आंकड़ा देखें 2024 का, तो भारत ब्रिटेन के बीच सामान और सर्विसेज मिलाकर करीब 21.3 बिलियन डॉलर का व्यापार था। 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा, ठीक है। और अनुमान ये है कि एफटीए लागू होने के बाद अगले 5 सालों में ये व्यापार 10 बिलियन डॉलर और बढ़ सकता है। 10 बिलियन डॉलर? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब इससे नौकरियां वगैरह भी पैदा होंगी? हाँ, अनुमान तो यही है। खासकर कपड़ा, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में हजारों नई नौकरियां बन सकती हैं। लेकिन क्या ये अनुमान कुछ ज्यादा आशावादी नहीं है? आजकल दुनिया भर में इकोनॉमी थोड़ी सुस्त चल रही है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। देखिए, अनुमान तो मॉडल पर आधारित होते हैं, असलियत में वो दुनिया के हालात पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, ये सच है। पर इसके अलावा एक और पॉजिटिव चीज है। ब्रिटेन से भारत के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में या ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आने की भी काफी उम्मीद है। अच्छा, ये भी एक अहम पॉइंट है। आर्थिक पहलू तो ठीक है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल मतलब भी तो होगा कुछ, है ना, रणनीतिक तौर पर? बिल्कुल। देखिए, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, तो भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के साथ वो जुड़ना चाहेगा ही। हाँ, ये तो समझ आता है। और भारत के लिए हमें पश्चिमी देशों के बाजार तक और अच्छी पहुंच चाहिए, तो दोनों के लिए ये फायदेमंद है। और फिर ब्रिटेन में करीब 16 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और हमारे सांस्कृतिक रिश्ते, योग, क्रिकेट, पढ़ाई लिखाई, ये सब भी इस रिश्ते को मजबूती देते हैं। जाहिर है, इतने बड़े समझौते में कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी रही होंगी, कहीं तो बात अटकी होगी। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी से हो गया। कुछ मुद्दे हैं जिन पर काफी माथापच्ची हुई है। जैसे भारत चाहता था कि हमारे छात्रों और कुशल कामगारों के लिए ज्यादा वीजा मिले, पर ब्रिटेन शायद अपनी अंदरूनी राजनीति की वजह से उस पर थोड़ा हिचक रहा था। अच्छा। फिर विस्की वाली बात, ब्रिटेन चाहता था कि ड्यूटी फौरन कम हो, भारत कह रहा था कि भाई धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्री को एकदम से शॉक न लगे। हाँ, वो भी जरूरी है। श्रम अधिकारों पर, पर्यावरण के स्टैंडर्ड्स पर, इन सब पर भी लंबी बातचीत हुई है। हर कोई अपनी बात रखता है ना। और ये भी सुना है कि खेती और डेयरी जैसे कुछ मतलब संवेदनशील सेक्टर को अभी इससे बाहर रखा गया है। जी है, फिलहाल इन सेक्टर्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, और ये दिखाता है कि सरकार वो घरेलू चिंताओं को लेकर, खासकर किसानों और डेयरी वालों के हितों को लेकर कितनी सतर्क है। देखिए, कोई भी डील होती है तो उसमें लेना देना तो होता ही है।
हर पक्ष कुछ हासिल करता है, कुछ छोड़ता है। सही कहा। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? कोई छोटा कारोबारी है या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो छोटे उद्यमी हैं, खासकर जो कपड़े, हैंडीक्राफ्ट या आयुर्वेद का काम करते हैं, उनके लिए ब्रिटेन एक्सपोर्ट करना शायद आसान हो जाए। कम कागजात, कम ड्यूटी। ठीक है। जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ब्रिटेन में काम के मौके शायद बेहतर हों। और हेल्थ केयर में, हॉस्पिटैलिटी में भारतीय नर्सों और शेफ की मांग भी बढ़ सकती है। और विस्की पीने वालों के लिए? हाँ, उनके लिए स्कॉच विस्की करीब 40% तक सस्ती हो सकती है, ऐसा अनुमान है। 40% काफी है। और जो लोग ईवी या सस्टेनेबिलिटी वाले स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी नए मौके बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझौता भारत के जो आगे के ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं, जैसे शायद ईयू के साथ, कनाडा या खाड़ी देशों के साथ, उनके लिए एक मॉडल जैसा बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। भारत एक तरह से दुनिया को दिखा रहा है कि वो एक ग्लोबल ट्रेड हब बनना चाहता है, ग्रीन एनर्जी में लीडर बनना चाहता है, और डिजिटल सर्विसेज में तो हम है ही पावर हाउस। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है। क्या? कि जिस तरह इस समझौते में कुछ चीजों पर कह लीजिए नरमी बरती गई या कृषि जैसे सेक्टर को बाहर रखा गया, वो भारत के आगे के नेगोशिएशंस को कैसे शेप देगा। मतलब अपनी घरेलू जरूरतों और दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छा, इनके बीच संतुलन बनाने का ये जो तरीका है, वो आगे कैसे विकसित होगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे और बात करनी होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अमेरिका और पाकिस्तान पुराने साथी हैं। हाँ, लेकिन रिश्ते हमेशा मतलब काफी ऊपर नीचे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो फिर से करीब आ रहे हैं, रणनीतिक साझेदार बन रहे हैं? हाँ, ये सवाल आजकल काफी चर्चा में है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका भारत की चीन रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सही। तो आज इसी पर बात करते हैं। जो हमारे पास जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वॉशिंगटन, इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल। देखते हैं कि इस पूरी गहमागहमी के पीछे क्या है, और भारत के लिए खासकर चीन के मोर्चे पर इसके क्या मायने निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में एक नई गर्माहट की बात हो रही है, इसके संकेत क्या मिल रहे हैं, जमीन पर क्या दिख रहा है? देखिए, संकेत तो है, जैसे कुछ सीमित रक्षा सहयोग की बात फिर से शुरू हुई है, खास तौर पर आतंकवाद विरोधी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। अच्छा। उस पर फोकस है। फिर वो संयुक्त आतंकवादी विरोधी संवाद, उसकी भी खबरें आई हैं। और हाँ, एक और चीज, सीधे तौर पर ना सही पर IMF के जरिए कुछ परोक्ष आर्थिक मदद की भी मतलब सुगबुगाहट है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब CPEC मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा वो तो चल ही रहा है, पाकिस्तान में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, यही तो पेच है। टाइमिंग बहुत अहम है। एक तरफ चीन का बढ़ता दबदबा, दूसरी तरफ अमेरिका की ये कोशिशें। तो सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है? वही तो, क्या वजह हो सकती है अमेरिका के इस कदम के पीछे? देखिए, एक मुख्य वजह तो यही लगती है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। जी। वो इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहता, खासकर चीन के बढ़ते असर को देखते हुए। और पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए भी समझिए एक तरह की मजबूरी है। वो IMF बेल आउट चाहता है, और दूसरी तरफ चीन का भारी कर्ज है। जी। तो वो भी शायद एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल, दोनों के अपने अपने हित जुड़े हुए हैं इसमें। तो फिर भारत इस सबको कैसे देख रहा है? जाहिर है चिंताएं तो होंगी। निश्चित रूप से भारत के लिए स्थिति थोड़ी जटिल है। देखिए, भारत में अमेरिका, रूस और क्वाड के साथ एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधा हुआ है। हाँ, क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जी। तो अमेरिका और पाकिस्तान की कोई भी नई नजदीकी इस संतुलन पर दबाव डालती है। भारत को अपनी पूरी रणनीति का फिर से आकलन करना पड़ता है। और इसमें चीन वाला एंगल कितना महत्वपूर्ण है भारत के नजरिए से? बहुत ज्यादा। भारत शायद ये सोच रहा होगा कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ये जुड़ाव कहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक बड़ी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा तो नहीं। तो ये तो एक संभावना है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है।
चिंता ये भी है कि कहीं इस नजदीकी से पाकिस्तान को थोड़ा बल न मिल जाए कश्मीर या सीमा पर बेवजह के मुद्दे उठाने के लिए। देश है उनके साथ रिश्ते और गहरे किए जा रहे हैं। अच्छा। दूसरा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर है। आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और रूस के साथ संबंध, जबकि रूस और चीन करीब आ रहे हैं। ये दिलचस्प बात है। चीन के साथ रूस की बढ़ती नजदीकी के बावजूद भारत रूस के साथ संवाद बनाए हुए है। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक उदाहरण है। अगर हम अमेरिका के नजरिए से सोचें, वो भारत और पाकिस्तान के बीच ये संतुलन कैसे साध रहा है? कुछ आंकड़े भी तो हैं आपके पास शायद। हाँ बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ा, एक दीर्घकालिक वैश्विक साझेदार है, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने के लिए। अर्थव्यवस्था भी काफी बड़ी है भारत की। बिल्कुल, आंकड़ों में ये साफ दिखता है। भारत की अर्थव्यवस्था करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान की लगभग 350 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ा अंतर है। और रक्षा बजट में वहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। भारत का लगभग 76 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान का करीब 11 बिलियन डॉलर। तो अमेरिका के लिए भारत का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक क्षेत्रीय अहमियत है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए, अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने के लिए वो अमेरिका के लिए उपयोगी रहा है। तो अमेरिका उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल, एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट है। चलिए अब सीधे भारत की चीन रणनीति पर आते हैं। ये जो अमेरिका पाकिस्तान की नई कड़ी बन रही है, इसका सीधा असर भारत की चीन नीति पर कैसे पड़ रहा है? देखिए, भारत अपनी चीन नीति को और मजबूत और ज्यादा, आप कह सकते हैं, धारदार बना रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भले ही बातचीत चल रही है, पर स्थिति सामान्य नहीं है। सही। और व्यापार घाटा, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। चीन के साथ 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा है। फिर वो चीनी ऐप्स और कुछ कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगे थे वो भी जारी हैं। तो इन हालात में भारत अब चीन के प्रति क्या नए कदम उठा रहा है? कई अहम कदम दिख रहे हैं। एक तो चीन सीमा के पास जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, पुल, टनल, उसका विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सामरिक लिहाज से ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। ये चीन को एक सीधा संदेश है। और क्वाड? हाँ, क्वाड की भूमिका भी बढ़ रही है। दक्षिण चीन सागर में क्वाड देशों के साथ जो नौसैनिक अभ्यास होते हैं, उनमें भारत की भागीदारी बढ़ी है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि भारत एक तरह की दोहरी नियंत्रण या डुअल कंटेनमेंट की रणनीति पर काम कर रहा है। बिल्कुल। मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटने की तैयारी। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। स्रोतों का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। भारत को पता है कि उसे 2 मोर्चों पर तैयार रहना पड़ सकता है और वो उसी हिसाब से अपनी क्षमताएं विकसित कर रहा है। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। हाँ, ये भी देखना जरूरी है। देखिए, एक तरफ चीन और रूस की दोस्ती गहरी हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। पता नहीं उसके बाद नीतियों में क्या बदलाव आए। ब्रिक्स का भी विस्तार हुआ है। मध्य पूर्व में तनाव है। बिल्कुल। ये सारे वैश्विक कारक भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में भारत के लिए सबसे जरूरी क्या है? रणनीतिक स्वायत्तता। मतलब अपने फैसले खुद लेना, किसी एक गुट पर निर्भर न रहना। खासकर नई तकनीकें जैसे AI, साइबर वॉरफेयर, इनमें निवेश जारी रखना। और हाँ, सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहकर दूसरे देशों जैसे UAE, फ्रांस, आसियान देशों के साथ भी अपने गठबंधनों को मजबूत करना। तो कुल मिला के ये जो अमेरिका का पाकिस्तान के करीब जाने की खबरें हैं, ये भारत के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि एक तरह का एक वेकअप कॉल भी है। हाँ, आप कह सकती हैं। ये एक संकेत है कि भारत को अपनी रणनीतियों को लगातार परखते रहना होगा, उन्हें और पहना करना होगा, अपने गठबंधनों को और गहरा करना होगा और चीन की बढ़ती ताकत और उसके इरादों को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। सही। भू राजनीति एक लगातार चलने वाली शतरंज की बाजी है। हर चाल का, हर मुलाकात का दूरगामी असर होता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत इस तेजी से बदलते वैश्विक मंच पर अपने हितों की रक्षा करते हुए एक नया, एक टिकाऊ रणनीतिक संतुलन बना पाएगा? बिल्कुल, ये $1 मिलियन सवाल है और इसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। इस पर नजर बनाए रखनी होगी।